में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपके लिए एक बहुत काम की रिसर्च लेकर आए हैं। अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये जो एप्स थी ना, आखिरकार आपकी जानकारी मांगती क्यों थी और कैसे आपके से जो है ना आपकी तमाम जानकारी का एक्सेस ले लिया करती थी और किस वजह से जो है आरबीआई को आज ये गाइडलाइंस लानी पड़ रही है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। और डिजिटल लोन ऐप जो है वो लोन लेने वालों के लिए एक सहूलियत तो है, क्योंकि बहुत जल्दी क्विक ट्रांसफ़र मिल जाता है, अमाउंट का डायरेक्टली बैंक में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत आसान एक तरीका हो गया है जो लोगों को एक तरह से लोन लेने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये जी का जंजाल भी बन जाता है। लेकिन उससे पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि पल्लवी ने कहा कि जो जानकारियां जो होती हैं हम लोग की, वो लोन की जो ऐप्स होती हैं वो ऐसा क्यों मांगती हैं, तो उसके बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर ना होने पर कर्ज चुकाने की क्षमता चेक करने के लिए ये जानकारी ली जाती है। होता क्या है कि कभी कभी कई लोग होते हैं जो कि लोन उन्होंने कभी लिया ही नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बिल्ड नहीं होता है। तो उसकी जगह ये लोग क्या करते हैं, जब नया कोई कंज्यूमर होता है तो उसकी पर्सनल जानकारी लेते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता होती है वो चेक कर सके कि ये वाकई में लोन जो है उसको पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, आपके एसएमएस पढ़कर ईएमआई चुकाने की जो आदत होती है उसको जानने के लिए आपकी पर्सनल जानकारी लेते हैं। मतलब ये एक तरह से देखा जाता है कि अगर आप बैलेंस तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में ईएमआई चुका रहे हैं नहीं चुका रहे हैं, इस वजह से ये लोग पर्सनल जानकारी भी आपसे मांगते हैं। डिफ़ॉल्ट होने पर परिवार या दोस्तों को कॉल करके दबाव डालने के लिए भी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और आरबीआई ने भी ये बोला है कि अगर ये एक प्रैक्टिस एक तरह से थोड़ी सी गलत भी होती है, क्योंकि अगर वो आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कई सारी ऐप्स क्या करती हैं कि आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को कॉल करके आपके ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जाता है कि आप उनके लोन को पे करें। प्रैक्टिस गलत है, लेकिन ये जानकारी इसलिए भी मांगी जाती है लोन ऐप्स की ओर से। वहीं आपकी जानकारी बेचने या फर्जीवाड़ा करने के लिए भी जानकारी मांगी जाती है। कई सारे ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि आपके डेटा को एक तरह से स्टोर करके उसको बेचते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को भी बेचते हैं, तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस होती है। और इस वजह से भी जो ये पर्सनल जानकारी जो होती है ये आपके जो लोन ऐप्स कंपनी जो होती हैं वो मांगती हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। डिजिटल लोन ऐप्स आपकी और कौन सी जानकारी मांगती हैं? एसएमएस और कॉल हिस्ट्री, सैलरी या ईएमआई वेरीफाई करने के नाम पर ये जानकारी मांगी जाती है। लेकिन असल में क्रेडिट प्रोफाइल बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आपसे इसके बारे में डिस्कस किया कि सैलरी या ईएमआई वेरीफाई करने के लिए कि अगर आप लोन जो दे रहे हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब उसकी जो ईएमआई है वो आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चुका रहे हैं कि नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये जानकारी मांगी जाती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट की भी एक तरह से जानकारी मांगी जाती है, डिफ़ॉल्ट पर अतिरिक्त नंबर पर संपर्क के लिए, लेकिन इससे दबाव बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस वो अगर ले लेंगे उसमें, तो आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को एक तरह से कॉल करके आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा अब ये बात कर लेते हैं, डिवाइस लोन ऐप्स आपसे ऐसी कौन सी जानकारी मांगते हैं जिससे कि वो आपको और उसके बारे में डिटेल में वो दे सकते हैं। डिवाइस और ऐप मेटा डेटा, इंस्टॉल ऐप्स, बैटरी स्टोरेज जैसी जानकारी से व्यवहारिक क्रेडिट प्रोफाइल तैयार की जाती है। ये भी एक जानकारी है जो कि डिजिटल लोन ऐप जो होती हैं वो मांगती हैं आपसे। पैन, आधार और बैंक डिटेल्स, केवाईसी और लोन ट्रांसफ़र करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से भी ये पैन और आधार, बैंक डिटेल्स की जानकारी मांगते हैं। लेकिन डेटा स्टोरेज और शेयरिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल अभी नहीं हुई है। इसको लेकर सरकार को थोड़ा सा अभी इस पर काम करना है। वहीं कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आप डिजिटल लोन से अगर लेते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि उसके रिव्यूज़ वगैरह जो हैं वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके चेक ज़रूर करें। उसके अलावा रजिस्टर्ड ऐप से ही लोन लें। आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ही उसकी जो लोन की जो पारदर्शिता है वो उस पर चेक हो जाएगी। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारे को ये बताया है कि आखिरकार ये ऐप्स जो हैं क्यों हमसे जो है हमारी सारी चीज़ों का, चाहे वो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो या हमारी फ़ोटो गैलरी हो, उसका एक्सेस लेती थी। लेकिन विरल जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। आरबीआई की अब डिजिटल लैंडिंग डायरेक्टिव्स जो हैं वो आ चुकी हैं 2025 की। आपको क्या लगता है इसमें पूरे में सबसे अहम पॉइंट जो है वो क्या रहने वाला है, जिससे कि इन ऐप्स की मनमानी पर जो है रोक लगाने में मदद मिल जाएगी?
देखिए पल्लवी, क्या होता है कि आरबीआई यानी जब जब कोई ऐसी कंप्लेंट आती है या ऐसे कोई बनाव बनते हैं जिससे आरबीआई भी कुछ कुछ महीनों में अलग अलग गाइडलाइंस लाने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ तो बहुत सारी हमारी तो उम्मीदें होती है कि भाई ऐसे गाइडलाइंस आनी चाहिए, वैसे गाइडलाइंस आनी चाहिए, बट उसका भी एक हर अलग अलग मौके पे अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस आती रहती है। तो इस बार की जो गाइडलाइंस है उसमें मुख्यतः मुझे चार बातें ऐसी लगती है कि जो काफी अच्छी है, और ये जो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर लेंडिंग का जो डिजिटल ऐप का जो लोन लेने का जो पूरा मार्केट है उसमें बदलाव काफी अच्छे से आ सकता है, पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। पहला तो लोन डिसबर्समेंट और रीपेमेंट सिर्फ बैंक के खातों में ही करना है। राइट, पहले ऐसा बहुत बार ऐसे वाक्य होता था कि कुछ दूसरे खाते में वो पैसा ले लेते थे या वहां से देते थे, तो ये सब चीज अभी नहीं चलेगा। जी। जो बैंक के खाते हैं, डिफाइंड बैंक के खाते हैं, ग्राहक के बैंक के खाते हैं, या जो वो लोन देने वाली जो कंपनी है जो वो खाते हैं वहां से ही होगा। आपको कंसेंट लेनी है, प्रॉपर कंसेंट, एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस से आपको क्लियरली आपको आपके ग्राहक के साथ जुड़ना है और पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट बना के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो डेटा एक्सेस की बात जो चल रही थी वो भी एक उसको भी एक सीमित दायरे में रखना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है जितना हो सके उतना, जो लोन देने वाली डिजिटल एप्स है उनको। और बैकएंड में जो भी ऐप है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, लाइसेंस एंटिटी है कि नहीं, वो क्लियरली मेंशन करना है जब वो ग्राहक के साथ कोई भी व्यवहार में जुड़ते हैं। तो ये चार मुख्यतः बातें हैं, मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले आरबीआई के जो गाइडलाइंस आई है उसमें।